PPTs are visible? Yes, ma'am. PPT? हाँ, लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था करिए। Deepti, mute yourself. लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्कस किया था 1D NMR एंड 2D NMR। ओके, 1D NMR एंड 2D NMR। हम 1D NMR को 1D NMR क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्राफ तो 2D ही होता है, 2 डायमेंशनल होता है। बट यहाँ पर हम एक बार पल्स जो है वो पास करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो टाइम डोमेन में मिलता है। आफ्टर फॉलोइंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म इट इज कन्वर्ट टाइम domain is convert into frequency dimension. That's why it is called as 1D NMR। दो चीजें हैं, हम टाइम के रिस्पेक्ट में स्पिन रिलैक्सेशन को काउंट करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, जिसको हमें सिग्नल मिलता है FID। ठीक है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में हमें सिग्नल देता है। और FT यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो इसे फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। time dimension changing into the frequency dimension. This is the interpreting spectrum of NMR। हम इस तरह के स्पेक्ट्रम को इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम इंटरप्रिटेट करते हैं। So this spectrum means time domain spectrum convert into frequency domain by the using of Fourier transform। This is the 2D NMR spectrum. This is the image. Here to show in picture, the y-axis they have contained -2, 1, 0, 1, 2, and here this is the one frequency and another one is the next another frequency. 2D NMR, that is the two-dimensional experiment proposed by first time Jean Jenner। 2D NMR set of NMR spectroscopy method will give the data plotted in a space defined by two frequency axes rather than one। 2D NMR provide more information as compared to single। 2D NMR मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था, हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पहले 1 NMR ही परफॉर्म करते हैं, यानी हम 90 डिग्री पे अपनी RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स को इजिट करते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेडिएशन ऑफ न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपके इरेडिएट होते हैं। आफ्टर दैट वी वेट 0 मिली सेकेंड टू 5 millisecond, and after that depending upon the experiment time then go again RF frequency, second RF frequency, and it's give the time, give the signal in the form of FID। आपको दो सिग्नल मिलते हैं FID के। after that we to find two FID signal which are plotted with respect to time domain। To get meaningful data, we apply Fourier transform program that FID convert into frequency term and in the frequency versus intensity। FID क्या है? Free induction decay। The signals decay away due to interaction with the surroundings। A free induction decay यानी FID is the result Fourier transform यानी FT of this time domain signal produce a frequency domain signal। अच्छा, फ्री इंडक्शन डिके क्या है? फ्री इंडक्शन डिके, डिके का मतलब होता है लॉस होना। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब हम ये परफॉर्म करते हैं, NMR परफॉर्म करते हैं, तो जब हमारे सैंपल पर रेडियो फ्रिक्वेंसी जाता है, पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स जो है वो हम उस पर डालते हैं, तो जो न्यूक्लियाई होते हैं वो इरेडिएट होते हैं, नो प्रॉब्लम। इरेडिएट होने के बाद जो स्पिन है वो स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस में जाता है। ये देखिए, हमने आपको बताया था स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है। जो स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है वो दो तरीके से होता है, एक स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन होता है, दूसरा स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन होता है। जो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन होता है वो T1 यानी लॉन्गिट्यूडनल होता है, जो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन होता है वो T2 होता है। मैंने लास्ट टाइम दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया था आपको कि ये क्या होते हैं। ये जो स्पिन का रिलैक्सेशन है यानी स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस दैट इज कवर्ड इन अ टाइम,
ये टाइम डोमेन पर डिपेंड करता है, यानी कितने टाइम में आपका स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। एक T1 होता है, एक T2 होता है, ठीक। तो ये जो आपका स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस है, ये एफआईडी सिग्नल को इंडिकेट करता है। एफआईडी क्या है? फ्री इंडक्शन डीके, दैट इज रिलेटेड टू द surrounding energy due to interaction with the surrounding. Signals decay away due to interaction with the surrounding, यानी आपके सराउंडिंग में से जो एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है वो कितना टाइम ले रही है, उस टाइम डोमेन को सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। यानी स्पिन रिलैक्सेशन process that have the particular time it is converted into the signal, that signal is known as FID, because FID is the time domain signal। ये टाइम पे डिपेंडेंट सिग्नल है। आप देखिए एक टाइम है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आप एम्पलीट्यूड देखना है कितना हाई है आपके न्यूक्लियाइड का, क्योंकि ये इरेडिएटेड है, ठीक है, ये आपका इरेडिएटेड है। थोड़ी देर बाद ये देखिए, थोड़ी टाइम बाद आपका क्या हो रहा है, ये वापस आपके अपने ग्राउंड स्टेट में स्पिन आपका आ जाता है। तो ये जो टाइम है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का जो सिग्नल बनेगा वो एफआईडी होगा, यानी प्री इंडक्शन डीके, वापस वो अपनी कंडीशन में लौट के आएगा। ये जो आता है ये आपके टाइम डोमेन पर डिपेंड करता है। अब ये जो एफआईडी सिग्नल्स होते हैं इन्हें हम फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में कन्वर्ट कराते हैं। क्यों? ये रीडेबल नहीं है, इंटरप्रिटेबल नहीं है, उसके लिए हम एफटी यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये देखिए स्टेप्स, 2D एनएमआर में कितने स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप प्राइमरी स्टेप, दूसरा फर्स्ट स्टेप दैट इज द प्राइमरी स्टेप वेयर द 2D मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एफआईडी। हम पहले में दो एफआईडी सिग्नल जो है वो ऑब्टेन करते हैं। दोनों एफआईडी सिग्नल हमें सिंपल वन एनएमआर की तरह मिलते हैं, यानी 1D एनएमआर की तरह ही मिलते हैं। A set of 1D NMR spectra is obtained by FT with respect to T2. A set of is obtained by FT transforms with respect to T2. हम T2 के रिस्पेक्ट में लेते हैं। T2 क्या है? स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन, स्पिन स्पिन ईच ट्रांसफॉर्मेशन में डिपेंड स्टूडेंट फेजेस, यानी दोनों एफआईडी जो होते हैं वो एम्पलीट्यूड और फेजेस में अलग अलग होते हैं। एम्पलीट्यूड और फेजेस का मतलब एम्पलीट्यूड वो कितना ऊपर तक जाएंगे, और फेजेस का मतलब है वो एक्स प्लेन पे है, यानी अबव प्लेन है या बिलो प्लेन है। सेकेंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू T1, हम दूसरे को T1 के रिस्पेक्ट में लेते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने आपको कैसे बताया था कि हम अपने एनएमआर में अपने सैंपल को रखते हैं, सैंपल में हम पहली आरएफ फ्रीक्वेंसी का रेंज पास करते हैं, हमारा जो न्यूक्लियाई होता है वो इरेडिएट हो जाता है। इरेडिएट होने के बाद वो स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस में जाता है, जहाँ पे दो मेथड होते हैं, एक T1 होता है, एक T2 होता है। T1 वाले को बोलते हैं स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन, और दूसरे वाले को बोलते हैं स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन जो आपका होता है, जिसको हम T1 बोलते हैं, ये रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी जो है वो इसी के थ्रू लॉस होती है। एफआईडी सिग्नल जनरेट होता है टाइम के अकॉर्डिंग, कितने समय कितना टाइम लगता है कि वो हायर एनर्जी लेवल से वापस से अपने ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी पे लौट के आ रहा है। तो ये जो एफआईडी सिग्नल है ये T1 और T2 दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं। अब हम यहाँ पे T2 2D एनएमआर में डिफरेंशिएशन क्या करते हैं कि जब हम पहला एनएमआर स्पेक्ट्रा लेते हैं तो हम उसका एफटी कन्वर्ट कराते हैं T2 के फॉर्म में, यानी जो T1 T2 दो मेथड है उनमें से हम T2 लेते हैं, T1 को साइलेंट कर लेते हैं, ठीक, और उसके फॉर्म से हम उसका एफटी यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन पे उसका स्पेक्ट्रम ले लेते हैं, ठीक, उस एफआईडी सिग्नल को। जो सेकेंड टाइम पे हम दोबारा से आरएफ फ्रीक्वेंसी डालते हैं, उससे जो एफआईडी सिग्नल जनरेट होता है उसको हम T1 के साथ लेते हैं। T1 और T2 हम दोनों टाइम का जो रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि सैंपल तो एक ही है, हमने दो फ्रीक्वेंसी यूज की है, हमारे पास दो स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस होते हैं, हम एक को कांस्टेंट करते हैं और अगले को लेते हैं, और अगली बार पहले को कांस्टेंट करते हैं और दूसरी बार लेते हैं। इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिलता है उसका हर बार एम्पलीट्यूड और फेजेस अलग अलग होते हैं। द सेकेंड फोरियर ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू T1 yield the final 2D matrix with the frequency axis F1 and F2.
हम दो फ्रीक्वेंसी के साथ में उसको हम फाइंड आउट करते हैं। आप कैसे थोड़ा सा और कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी में आप एक बार अपने पेपर को डाल दीजिए लॉन्गिट्यूड में जैसा आप नॉर्मली करते हैं, उसके बाद आप इसको पलट के वापस डाल दीजिए, यानी आपने एक बार पहले इधर से ऊपर रन कराया, फिर आपने ऊपर से नीचे रन कराया, तो हमने 2 डायमेंशन कराया। जैसे आप पेपर क्रोमेटोग्राफी को 2 डायमेंशन कराते हैं, ऐसे ही हम इसमें RF फ्रिक्वेंसी को 2 बार लेते हैं और हर बार हम उसे अलग अलग FID सिग्नल को उस पर कन्वर्ट कराते हैं। कन्वर्ट कराने के लिए भी हमारे पास 2 फेज होते हैं, यानी रिलैक्सेशन प्रोसेस 2 तरह का होता है। हम दोनों मेथड को यूज करते हैं, यानी T1 और T2 को। उसके बाद हमें डायग्राम इज इंडिकेटेड, द हेयर इज द वन फ्रीक्वेंसी एक्सिस, अनदर वन इज द हेयर फ्रीक्वेंसी एक्सिस। ये देखिए, ये आपको अबव प्लेन मिल रहा है और ये आपको बिलो प्लेन मिल रहा है। 4 स्टेजेस इन 2D एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमें 4 स्टेजेस मिलता है। पहला स्टेज प्रिपरेशन, 90 डिग्री पल्सेस एक्साइट न्यूक्लियाई इन अ सैंपल, जो पहला फेज होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन। हम RF फ्रीक्वेंसी का पूरा पल्स एक साथ अपने सैंपल पे डालते हैं, जिससे हमारे जो न्यूक्लियाई है, अगर हम प्रोटॉन NMR की बात करते हैं तो जो हमारे प्रोटॉन्स है वो एक्साइट हो जाते हैं, इरेडिएट हो जाते हैं, मींस इसमें रिलैक्स एंड देन एक्साइटेड बाय, यानी जो स्पिन है वो पूरा सिस्टम आपका रिलैक्स है और उसके बाद आपने जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स डाली है उससे वो इरेडिएट हो गए हैं या फिर वो एक्साइटेड हो गए हैं, वो ग्राउंड स्टेट से आपके एक्साइटेड स्टेट में चले गए। नाउ स्टेप 2 इवेल्युएशन, यानी T1, लेट देम न्यूक्लियाई प्रोसेस फ्रीली, इट मींस द केमिकल शिफ्ट एंड स्पिन कपलिंग इन्वॉल्व। जो सेकेंड फेज होता है जहां पर हम इवेल्युएशन कर रहे हैं, यहाँ पर 2 चीजें इन्वॉल्व होती है। एक तो केमिकल शिफ्ट इन्वॉल्व होता है, यानी कितने ppm आपको पीक्स मिलने वाली, और स्पिन स्पिन कपलिंग, यानी कि उसके बगल में नेबर में जो भी न्यूक्लियाई है या जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कितना उस पर इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम? T1 के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट स्टेप 3 मिक्सिंग, हम दोबारा से RF फ्रिक्वेंसी को डालते हैं थोड़ी देर रुकने के बाद और क्रिएट अ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। अब हम मैग्नेटाइजेशन को ट्रांसवर्स, यानी पहले अगर ऐसे था तो हम केस चेंज कर देते हैं। डिटेक्शन, हम अब T2 ऑब्जर्वेबल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इज रिकॉर्डेड एंड यूजुअली लेबल्ड विद एक्सपेरिमेंट T2। ये देखिए, फर्स्ट फेज हमारा प्रिपरेशन है, जहां पे हमने अपनी RF फ्रिक्वेंसी को डाला है अपने सैंपल पे, और जैसे ही हमने अपने सैंपल पे डाला उसने एक पर्टिकुलर RF फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया और जो न्यूक्लियाई है वो आपके एक्साइटेड स्टेट में चले गए। ठीक है, T2 T1 के रिस्पेक्ट में हम इसका इवेल्युएशन करते हैं। उसके बाद इवेल्युएशन का मतलब होता है हमें केमिकल शिफ्ट वैल्यू पता चल जाती है, हमें ये पता होता है कि कौन सी न्यूक्लियाई हमें कहाँ पर पीक देने वाला है। ठीक है, और स्पिन स्पिन कंप्लीट का मतलब होता है नेबरिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई इज अफेक्ट ऑन द डिजायर्ड न्यूक्लियाई, उसके अगल और बगल में जो हमारे मेन न्यूक्लियाई को कितना अफेक्ट कर रहे हैं वो स्पिन स्पिन कपलिंग को इंडिकेट करता है। तो ये दोनों ही चीजें हमारे इवोल्यूशन पैरामीटर में आती है, जैसे सिंपल 1D NMR में दिखता है। सेकेंड फेज में हम क्या करते हैं, दोबारा से हम 90 डिग्री का RF फ्रिक्वेंसी को डालते हैं। 90 डिग्री का मतलब ये कि जिधर आपने मैग्नेट लगाया है उसके 90 डिग्री से आपको RF फ्रिक्वेंसी डालनी है। ठीक है, हम दोबारा से पल्स डालते हैं और इस बार हम इसको मिक्स करते हैं। हमारे पास 2 FID सिग्नल्स होते हैं, दोनों FID सिग्नल को हम कंबाइन करके मिक्स करके हम डिटेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब ये ठीक है, नाउ तो जनरल प्रोसीजर फॉर रनिंग द 2D स्पेक्ट्रा, हमें 2D स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है उसका एक जनरल प्रोसीजर है जो मैंने दिखाया है। सबसे पहले इंसर्ट द सैंपल, हमने अपना सैंपल इंसर्ट किया। हमारी जो NMR ट्यूब होती है वो ग्लास ट्यूब होती है, हमने सैंपल को उसमें फिलअप किया, फिल करने का उसे लॉक किया, लॉक करने के बाद इंसर्ट द सैंपल एंड लॉक। लॉक का मतलब होता है जो NMR ट्यूब है उसको लॉक करते हैं और उसके बाद हम 1H चैनल ट्यून 1H चैनल RF फ्रिक्वेंसी चैनल को लॉक कर देना है, ट्यून कर, ट्यून करने का डिटरमाइन 900 पल्सेस विड्थ, आपने कितनी विड्थ तक का फ्रीक्वेंसी चैनल को ट्यून करते हैं 1H प्रोटॉन के लिए। एंड स्पिनिंग, स्पिनिंग क्या होता है, एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो भी लगेगा आपके सैंपल पे वो
होमोजेनाइज्ड होना चाहिए। होमोजेनाइज्ड होने के लिए हम स्पिनिंग प्रोसेस को लेके जाते हैं। होमोजेनाइज कैसे होता है कि जो परमानेंट मैग्नेट लगता है वो तो फिक्स है, क्योंकि हमने अगर 0.5 टेस्ला का लगा रखा है तो बिग मैग्नेट जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है। दूसरा, जो हमारी सुपर क्वाइलिंग होती है सैंपल के ऊपर, सैंपल होल्डर के ऊपर, हम वहां से चेंज करके मैग्नेटिक इफेक्ट को वेरी करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं हम। उससे जो न्यूक्लियाई होते हैं दे आर ऑल्सो प्रोटॉन्स होते हैं, उनकी वजह से भी उसे मैग्नेटिक फील्ड फील होता है। तो फील होने की वजह से हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड को स्टेबलाइज करना है, तो हम उसे भी स्टेबलाइज करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को हम स्विमिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है इंसर्ट द सैंपल, लॉक एंड ट्यून द फिक्स आरएफ चैनल। हमारा जो रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल है यानी फिक्स रेंज है, हम उसको डालते हैं, उसके लॉक करते हैं या क्लब करते हैं। उसके बाद हम स्पिनिंग प्रोसेस करते हैं। स्पिनिंग का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड को स्टेबलाइज करना। आफ्टर दैट एक्वायर वन एच एनएमआर स्पेक्ट्रम, उसके बाद हमें वन एच एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, वन प्रोटॉन एनएमआर हमें मिल जाता है। री एक्वायर वन एच स्पेक्ट्रम विद reduce sweep width and then determine the number of scan required। दूसरे बार में जब हम अपना जो हमें वन एच स्पेक्ट्रम मिल गया या हमारा जो बन गया, उसके बाद हम उसे दोबारा से दूसरा रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज को सेलेक्ट करते हैं। रिड्यूस स्वीप विड्थ, हम स्वीप करते हैं यानी ऐसे धीरे धीरे चलते हैं और जहां पर वो आता है उसको फिक्स कर लेते हैं। देन डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्कैन, उसके बाद हम डालते हैं कि हमें कितनी बार स्कैनिंग करनी है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, आई थिंक 10 टाइम्स से 40 टाइम्स हम रनअप कराते हैं। जैसे आईआर में भी है कि हमारा जो रेडिएशन रेंज आता है वो अगर हम 10 स्कैन देते तो एटलीस्ट 10 टाइम हमारा वो जाएगा। अगर हम 40 टाइम्स मतलब एक ही प्रोसेस या एक ही रेंज हम कितनी बार अपनी सैंपल पर डाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्कैन आप कितने रिक्वायर्ड है हम वो देते हैं। आफ्टर दैट रिकॉर्ड पैरामीटर वैल्यू, हमारे जो पैरामीटर, सॉरी, आफ्टर दैट कॉल अप मैक्रो फॉर 2D एक्सपेरिमेंट एंड चेक 2D पल्स प्रोग्राम। उसके बाद हम मैक्रो पे जाके 2D एक्सपेरिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, हम 2D पल्स प्रोग्राम को सेट करते हैं। देन एक्वायर 13C स्पेक्ट्रम इन ऑप्टिमम स्पेक्ट्रल विंडो टू रन HCQC एंड HMBC। अगर हमें 2D स्पेक्ट्रम में C13 स्पेक्ट्रम भी चाहिए होता है तो हम उसको विंडो को भी सेलेक्ट करते हैं, और HSQC या फिर MBC, इनमें से हम कोई भी अभी आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे जो 2D स्पेक्ट्रम होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, होमोन्यूक्लियर या फिर हेटेरोन्यूक्लियर। ठीक है, तो अगर हमें C13 स्पेक्ट्रम भी चाहिए होता है तो उसके लिए हम ऑप्टिकल स्पेक्ट्रल दो लेके जाते हैं, क्योंकि जो 1H NMR होता है उसका स्पेक्ट्रल विंडो अलग होता है और जो C13 होता है उसका स्पेक्ट्रल विंडो अलग होता है। आफ्टर दैट वी रिकॉर्ड द पैरामीटर्स वैल्यू, हम सारे पैरामीटर्स वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। देन लोड पैरामीटर प्रपोजल पैरामीटर हम वापस लोड करते हैं एंड सेटअप द रेफरेंस। हमारा जो रेफरेंस है, रेफरेंस हम इसमें जनरली पीएमएस यूज करते हैं यानी ट्राइमिथाइल सेलेन यूज करते हैं। सेटअप द रेफरेंस विद बिट ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्कैन नंबर ऑफ पॉइंट। आफ्टर दैट सेट रिसीवर गेन एक्वायर ट्रांसफॉर्म 2D डेटा फेज एंड लोड द प्रोजेक्शन। टाइप्स ऑफ 2D एनएमआर, कितने टाइप का आपका 2D एनएमआर होता है। आज मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि 2D एनएमआर में हम क्या करते हैं, हम दो बार आरएफ फ्रिक्वेंसी को यूज करते हैं। एक बार हम सिंपल जैसे 1D एनएमआर में लेते हैं हम वैसा ही लेते हैं, और उसके बाद हम उसे वो कर लेते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ कर लेते हैं, 1 FID सिग्नल जनरेट होता है। सेकेंड स्टेप में हम दोबारा से डालते हैं और उसको हम एक बार T1 के रेफरेंस में लेते हैं, दूसरी बार हम T2 के रेफरेंस में लेते हैं। दोनों एफआईडी सिग्नल को हम मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू उसे कन्वर्ट कराते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन। और दो एक्सेस हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं और एक एक्सेस हमारे एम्पलीट्यूड के लिए जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ 2D एनएमआर, कितने तरह का एनएमआर पॉसिबल है, 2D एनएमआर कितने तरह का पॉसिबल है। जनरली 2D एनएमआर डिवाइडेड इनटू द टू मेन कैटेगरी। फर्स्ट वन होमोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट एंड सेकंड वन हेटेरोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट।
Homonuclear experiment. In this experiment, we provide two frequencies to same nuclei in a sample. HH correlation spectroscopy, जिसको हम COSY बोलते हैं. Actually, in it we basically see homonuclear connectivity between the same nuclei. Homonuclear experiment provide two frequency to the same nuclei in a sample. हम किसी एक सैंपल में ही हम एक ही न्यूक्लियाई पर हम दो फ्रीक्वेंसी डालते हैं, इसको बोलते हैं कोजी, यानी एच एच कोरिलेशन. फॉर एग्जांपल एच एच कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि कोजी. कोजी को लिया यहीं से गया है, कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. कोजी का मतलब होता है कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. किसके किसके बीच में कोरिलेशन लेते हैं हम? तो एक सैंपल में एक ही न्यूक्लियाई पे, means we have passed the two frequency on the same nuclei in a same sample, that is known as COSY. Actually basically see the homonuclear connectivity between the same nuclei. Heteronuclear experiment, HETCOR. Heteronuclear को बोलते हैं HETCOR. In this experiment we provide the two frequency to different nuclei in a sample. हम दो अलग अलग न्यूक्लियाई, एक ही सैंपल में दो अलग अलग न्यूक्लियाई होते हैं जिन पर हम दो फ्रीक्वेंसी अपलोड करते हैं, उसको बोलते हैं हेटकॉर, यानी हेट्रोन्यूक्लियर कोरिलेशन. हेट्रोन्यूक्लियर कोरिलेशन. बोथ टाइप कैन प्रोवाइड आइदर थ्रू द बॉन्ड और थ्रू द स्पेस कपलिंग इंफॉर्मेशन. ये दोनों ही टाइप के जो एनएमआर हैं, यानी 2D एनएमआर हैं, ये दोनों आपको बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? ये आपको दे आर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन थ्रू द बॉन्ड, या तो बॉन्ड के थ्रू इंफॉर्मेशन देंगे जैसे कोजी में होता है, या फिर आपको स्पेस में यानी न्यूक्लियर ओवर हाउसिंग, NOE न्यूक्लियर ओवर हाउसिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी. That is gives the full information about the coupling. Coupling constant मतलब J value. Coupling constant means J value that is come from the spin-spin coupling. Spin-spin coupling, exactly the meaning of that, the one spin, how it is affected by the neighbor spin. जो एक स्पिन है या जो आपका न्यूक्लियाई है, उसके एडजेसेंट, उसके नेबरे में भी न्यूक्लियाई है, यानी हम राइट और लेफ्ट दोनों साइड की बात करते हैं बॉन्ड के थ्रू, या फिर हम स्पेस की बात करते हैं यानी 3D ओरिएंटेशन के थ्रू भी अगर हम बात करें, जिसको हम नोजी बोलते हैं, तो उसके थ्रू भी हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो दोनों आपस में कितना कोरिलेट है, उनके बीच में कितना एक दूसरे के कितने नियर बाई है. ठीक है, बॉन्ड के थ्रू या स्पेस के थ्रू हमें जो भी कपलिंग होती है वो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वी हैव डिस्कस द कोजी. हम नेक्स्ट क्लास में जब हमारी क्लास होगी तो नेक्स्ट टाइम पे हम कोजी को डिस्कस करेंगे फर्स्ट, देन स्टार्ट इज कोजी. मेरे ख्याल से नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, तो एक बार क्लास में नेक्स्ट टाइम आने में आप लोग एक बार इसको पढ़ के आइए. ठीक है.